उपस्थित हमारे संसद में मेरे साथी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय श्री RCP सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जीतन राम मांझी जी, हमारे संसद में साथी और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार में मंत्री और यहाँ से प्रत्याशी श्री प्रेम कुमार जी, हमारे सांसद और हमारे युवा साथी श्री सुशील कुमार सिंह जी, हमारे सांसद विजय मांझी जी, हमारे बोध गया के प्रत्याशी हरि मांझी जी, राजीव दांगी जी, गुरुआ क्षेत्र से प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी, बालागंज से प्रत्याशी विनोद यादव जी, शेरघाटी से प्रत्याशी हमारे अनिल कुमार जी, टिकारी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी, वजीरगंज से प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी, अत्रि क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती ज्योति मांझी जी, बाराचट्टी से प्रत्याशी संतोष मांझी जी, विधान पार्षद हमारे कृष्ण कुमार मांझी जी, पूर्व विधान परिषद पार्षद, और धनराम शर्मा जी, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अलेक्जेंडर खान जी, जदयू के जिला अध्यक्ष श्री खान जी, मोहम्मद खान जी, जो हमारे हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी, प्रदेश मंत्री भाजपा चंदन कुमार जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच और भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में एकत्र आए हमारे सभी सज्जन वृंद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आए हुए युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस संक्रमण काल में इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हेल्थ के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए इस सभा में आप सब आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, VIP पार्टी की तरफ से और NDA की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, जब मैं भगवान बुद्ध की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला, तो हम यह भी जानते हैं कि यहीं फल्गु नदी के तट पर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, सीता मैया के साथ, अपने पिता दशरथ जी के आत्मा की शांति के लिए, पूजन के लिए भी इसी फल्गु नदी पर आए थे। ऐसी पवित्र नदी, ऐसा पवित्र क्षेत्र, और जहां लाखों करोड़ों हिंदू अपने बुजुर्गों के आत्मा की शांति के लिए आते हैं, तो वह भी बोध गया में आते हैं। ऐसी पवित्र नगरी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिन लोगों की उम्र अब कोई 60 साल की होगी, 50 साल की होगी, उन लोगों ने बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन देखा होगा। उन लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा होगा। उन्होंने पहली बार आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के स्वर से अलग हट करके एक नए स्वर को सुना होगा, राजनीतिक विचारधारा को सुना होगा। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज थी। आज हमें उनका जन्मदिन
11 अक्टूबर अच्छी तरीके से याद है। मैं आज पटना में उनके निवास स्थान पर गया था। वहां मुझे शायद 18-19 साल की उम्र की एक तस्वीर मुझे दिखाई गई, जेपी के बगल में मैं भाषण करता हूं। मुझे अपना युवा काल याद आ गया, जब देश में दुनिया में लोग करियरिज्म की ओर बढ़ रहे थे, तो बिहार जो ज्ञान का प्रदेश है, जो तप का प्रदेश है, जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला प्रदेश है, जो महापुरुषों का प्रदेश है, जो दुनिया को दिशा देने वाला प्रदेश है, वह बिहार नई आवाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लगा रहा है। ऐसी महान आत्मा को याद करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे यह भी ध्यान में आया कि नानाजी देशमुख, जिनको जो राजनीति में चमकते दमकते सितारे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत मानकर, उसी कदम कुआं के घर के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण जी से आशीर्वाद लिया था। क्योंकि नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस 11 अक्टूबर को ही पड़ता है। और मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं कि नानाजी ने उस मंच से जयप्रकाश जी के पांव छूते हुए आशीर्वाद लिया था और कहा था, नानाजी आपका जन्म 1902 का है, मेरा 1916 का है, मैं 61 साल का हो गया हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, आज से राजनीति को त्याग करके समाज के काम में जुट जाऊंगा, समाज के काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं छोटा था, मैंने कहा, नानाजी चमकते दमकते राजनीतिक सितारे, और ऐसे समय में आप त्याग रहे हो, 61 साल उम्र हो गई, अब आगे आप क्या करेंगे? मुझ जैसा भी छोटा अज्ञानी को मालूम नहीं था कि नानाजी देशमुख के करकमलों द्वारा अभी उससे ज्यादा और ज्यादा दूरगामी प्रभाव करने वाला ग्रामोत्थान का आंदोलन उनके हाथों से होना था, और अगले 30 साल उन्होंने उसी काम के लिए दे दिए। ये प्रेरणा हमको बिहार से मिलती है, ये प्रेरणा हमको इस स्थान से मिलती है, यहां के नेताओं से मिलती है। इसलिए मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए, विशेषकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करना, संपूर्ण क्रांति को याद करना। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, और जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करके जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद भी आज के परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगा करके चल रहे हैं, उनके कहे कराए सारी चीजों का के साथ, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे आज की परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। और मैंने कहा, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। वो खुशी का दिन इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों को, भारत के लोगों को, भारत की जनता को रेवेन्यू के मामले में, जिसे हम अपना जमीन से जुड़ा हुआ विषय बताते हैं, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको आजाद कर दिया है। आप पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व पत्र, यानी 6,32,000 गांव में जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीन और मकान है, उसके स्वामित्व का डिजिटल कार्ड मिलेगा, और वही कार्ड उसकी जमीन का प्रमाण बन जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया है। अब आपको पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अब आपको जमीन का इंतकाल करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, अब आपको जरेब लगा करके नपवाने के लिए किसी पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब सारे का सारा काम ड्रोन से और सैटेलाइट से
और नीचे रेखा खींच करके और उधर वेरीफाई करने के बाद हर की जमीन, हर का मकान कितने फीट का है, इसका स्वामित्व कार्ड बनेगा और 6,32,000 गांव में एक एक व्यक्ति का स्वामित्व रिकॉर्ड बनेगा और वो मिलेगा। ये आज के दिन शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम नए मोदी जी के दौर में एक नए दौर से गुजर रहे हैं, एक नया जमाना आ गया। कभी आपने कल्पना की थी, कभी आपने सोचा था कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मेरे पॉकेट में एक डिजिटल कार्ड होगा, जिस कार्ड को हम कहीं भी दिखाएंगे तो वो मेरे मोबाइल पर ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा कि मेरे पास कितने बीघा जमीन है और कितने कट्ठा जमीन है और कितने बिस्वा जमीन है, मेरा मकान कितनी वैल्यू का है, कितनी प्रॉपर्टी का है। यह स्वामित्व देने का काम आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके लिए आप सब की ओर से उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को यह खुशखबरी सुनाकर बताना चाहता हूं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से नई कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आज इस रैली में आए हैं। काम कठिन है, लेकिन मित्रों मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है और बिहार के युवाओं से तो विशेष करके उम्मीद है। आपके पास क्या नहीं है? नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, नजदीक में इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, बंगाल का बंदरगाह है, पड़ोस में आपके खनिज मिनरल्स हैं और आपकी धरती सोना उगलने वाली धरती है। आगे भविष्य है तो बिहार का है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भविष्य बिहार का है तो बिहार के युवाओं को भी सही दृष्टि लेकर, सही दिशा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार की और भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। आज से पहले चुनाव होता था तो क्या होता था? मुझे अपने बचपन में याद है, जब भी चुनाव होता था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जाति के ये इतने लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? घोषणा की थी कि नहीं की थी? पीछे से आवाज आए, घोषणा की थी कि नहीं की थी? उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज कैसे होगा। आज मैं आपको बताने आया हूं कि पिछले 5 साल में किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि शिक्षा में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्वास्थ्य विभाग में, जिसके बारे में संजय जायसवाल बोल रहे थे, मित्रों आपके यहां 60 साल में, 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे और 4 में भी एक ही मेडिकल पटना कॉलेज का मेडिकल कॉलेज था जो सरकारी था। बाद में 3 मेडिकल कॉलेज टेक ओवर किए थे, 3 मेडिकल कॉलेज। आज बिहार में मोदी जी के राज में 2014 के बाद 2020 तक 14 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज मिले और 11 पर काम चल रहा है। 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। आप जो प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, 250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो रहा है, ये सब कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मोदी जी ने 600 करोड़ के अलावा
ऐसे 10,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 13,000 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट्स के लिए 2,700 करोड़ रुपए, डिजिटल बिहार के लिए 500 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम गैस के लिए 21,000 करोड़ रुपए। मित्रों, ये आपको मैं 1,25,000 करोड़ का रिकॉर्ड का जवाब देने आया। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ रुपए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने पिछले 5 साल में खर्च किया है, ये हम आपको बताने आए। दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए का। हमारी रेलवे लाइनें, अगर मैं रेलवे लाइन की बात करूं, सुपौल में कोसी का मेगा ब्रिज बन रहा है 516 करोड़ रुपए से। सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है मुजफ्फरपुर तक 65 करोड़ से। कटिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है 505 करोड़ से। समस्तीपुर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है खगड़िया तक के लिए 95 करोड़ से। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है समस्तीपुर में दरभंगा जयनगर के लिए 135 करोड़ रुपए से। बेगूसराय में बरौनी इलेक्ट्रिकल लोको शेड बन रहा है 130 करोड़ रुपए का। ये 40,000 करोड़ रुपए अलग से हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बातों को नोट कर लेना और जनता को बता देना, मोदी है तो यह बात समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं, मैं यहां बिहार की बात करूं तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कोविड-19 के बीच में हमारे सभी लोगों की चिंता की गई, जो लोग बाहर थे उनको भी आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम नीतीश सरकार ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। विकास की एक नई झड़ी लगी, हर दृष्टि से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपने कभी कल्पना की थी 2014 में जब मोदी जी ने कहा जनधन योजना करो, जनधन योजना करो, जीरो अकाउंट पर अपना खाता खोलो, तो मालूम है कांग्रेस पार्टी के ये जो दोनों हैं भाई बहन, इन्होंने क्या कहा था? मोदी जी खाते खुलवा रहे, खाते खुलवा रहे। जिसकी जितनी अकल उसकी उतनी अकल होगी ना, वो तो नहीं बढ़ती। जितनी जिसकी सोच वो उतनी होती है। ये जनधन खाते खुले जब कोविड की महामारी, कोविड का संक्रमण आया, तो मोदी जी ने 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए बिना पोस्टमैन के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए। यह था जनधन खाते का कमाल। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की किस्त कितनों को पहुंचाई? 8 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। और अभी फिर से 17,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। आपको अब कुछ समय में आपके खातों में फिर से 2-2 हजार रुपए का किस्त पहुंच जाएगी। ये इंतजाम मोदी जी ने करके दिया, इसको हमको समझना चाहिए। दिव्यांग लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को 1-1 हजार रुपए पहुंचाने का काम कोविड-19 के दौरान किया। और यही नहीं, मार्च महीने से लेकर दिवाली और छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल आपको मिलता रहेगा। 80 करोड़ की जनता को मिलता रहेगा। इस तरह की व्यवस्था छठ तक की है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, गरीबों के लिए आज देश के कितना परिवर्तन ला करके खड़ा किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां विकास की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। यहां मखाना होता है दरभंगा के क्षेत्रों में, 80% देश का मखाना बिहार में होता है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल, इस बात को ध्यान में रखते हुए और यहां पर भी जो आपका शिल्प का आर्ट है उसको विकास करते हुए हमने अपने नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार से उनको खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इस बात की हमको कल्पना लेकर के चलनी चाहिए। और इसीलिए चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मखाना उपजाने का सवाल हो, चाहे लोकल प्रोडक्ट का विषय हो, हर बातों के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का जो मंत्र आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।
मित्रों, हमारी विकास यात्रा, आर्थिक यात्रा अंत्योदय से शुरू हुई है। अंत्योदय का अर्थ होता है समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, और उसी अंत्योदय से हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, उज्ज्वला स्कीम सबका विकास है कि नहीं है? 8 करोड़ की जनता को गैस का चूल्हा देना और साथ में मुफ्त सिलेंडर देना, यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? 18,000 गांव बिना बिजली के 2014 में, आज 18,000 गांव तो छोड़ दो, 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर में भी मुफ्त की बिजली पहुंचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह हमको समझना चाहिए। चाहे उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत। मित्रों, आयुष्मान भारत एक ऐसा हेल्थ स्कीम है जिसमें 12 करोड़ 40 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, और 12 करोड़ परिवारों को जोड़ने के साथ साथ 55 करोड़ लोगों को तक ये हेल्थ स्कीम देने का प्रयास हुआ है। 12,40,000 घरों को, और 55 करोड़ लोगों को ये स्कीम देने का प्रयास हुआ है। इसमें गरीब लोग हैं, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, जो बिल्कुल ही जो कूड़ेदान से रैग पिक करता है वैसा व्यक्ति है। और ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ का कवर दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको मिला लें तो तीनों की जितनी जनसंख्या बनती है उतना भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इतने लोगों को हेल्थ कवर देने का काम हुआ। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं और हम विकास के दृष्टि से बिहार को देखते हैं, आप सब लोगों में से तो बहुत लोगों ने बिहार को देखा होगा, लेकिन थोड़ा मैंने भी देखा। बचपन मेरा यहीं गुजरा है। पहले जब साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाना पड़ता था तो 1 दिन लग जाता था, और आज 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। यह बिहार का विकास हुआ है। और इस बिहार के विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ भी जिस तरीके से गया में IIM का कॉलेज खुला, गया राजगीर नेशनल हाईवे का काम चला है, स्मार्ट सिटी का काम चला है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, उसी तरीके से ओवरब्रिज जो रसलपुर रेलवे गुमटी पर बन रहा है, उसी तरीके से डांडी बाग पुल 4 लेन रोड बन रही है, और ये धोबी पटना 4 लेन रोड बन रही है। विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, विकास के नए काम हो रहे हैं। मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है कि इस विकास को चलायमान रखना ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, और इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सुरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। ये चुनाव में वोट डालना, ये विकास की गति में अपनी आहुति डालने के बराबर होगा, अपना सहयोग डालने के बराबर होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। कई लोगों ने लालू राज के बारे में चर्चा की है, मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जिनको याद ना हो तो उनको एक बात कहता हूं, उजाले की इज्जत तब तक रखती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। इस अंधेरे का एहसास करना, दोस्तों, मैं अभी फ्रेजर रोड से गुजर रहा था पटना में, मैंने बोला कि डी लाल एंड सन्स का क्या हुआ? बोला चला गया। मैंने कहा मे फेयर का क्या हुआ? चला गया। मैंने कहा वो फलाना होटल किसके पास गया? बोला चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया? कहा लालू राज में चला गया। लालू राज में चला गया। समझिए आप इस बात को। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर
अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हमने वो भी दिन देखे हैं बिहार में, जब कोई आदमी अपने काम के लिए बाहर जाता था तो उसको यह विश्वास नहीं होता था कि घर की उसकी प्रॉपर्टी वापस उसके पास उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों, वो राज भी हमने देखा है, और हमने ये राज भी देखा है जहां विकास की नई गंगा बह रही है, जहां विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने इतने काम गिना दिए, इतने करोड़ों रुपए का काम गिना दिए, एक भी आंकड़ा गलत हो तो पकड़ लेना मेरे को, और एक भी आंकड़ा जो धरती पर न लगे तो भी पकड़ लेना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि मित्रों, चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। चुनाव समाज के, इलाके के विकास से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए आपका भविष्य इस पर ही डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करना। इसलिए मैं आपसे फिर से आपका विश्वास मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, और मुझे बिहार के लोगों पर बड़ा गर्व है। मैं आपसे कई बार मंचों से बोल देता हूं, इच्छा होती भी है, नहीं भी होती है। आरसीपी जी और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो उस समय आरसीपी, मैं ठीक बोलूंगा तो आपने हामी रखनी, पटना साइंस कॉलेज कम से कम 12 से 13 आईएएस ऑफिसर हर बैच में पैदा करता था, कम से कम। पटना कॉलेज खुद 14 थे, आरसीपी के बैच में 14 थे, 14, और पटना कॉलेज 10-12 प्रोड्यूस करता था। आईपीएस, आज दिल्ली जाओ, हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। पहला हेल्थ सेक्रेटरी कौन था? बिहार का था। आज डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। आज आईबी चीफ कौन है? बिहार का है। आज सीआईएसएफ का हेड कौन है? बिहार का है। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी कौन है? बिहार का है। और हमको खुशी इस बात की होती है कि कोई मेरा सीनियर है, कोई मेरा जूनियर है तो बिहार का है। इस बात को समझना चाहिए। और मित्रों, दूसरी बात बता दूं, ये बिहार से कब निकले? ये निकले 77 में, ये निकले 78 में, ये निकले 80 में, ये निकले 75 में। कब निकले? जब एक तरफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था और राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार दृष्टि दे रहा था सबको, दुनिया को, तो उस समय पढ़ने वाले लोग भी जो आज बिहार को देश में नेतृत्व दे रहे हैं, वह भी बिहार के थे। इस बात को समझना चाहिए। मुझे याद है, मैं बचपन में कॉलेज आया करता था तो पहले लॉ कॉलेज पढ़ता था, तो लॉ कॉलेज के नेता होते थे अरुण कुमार सिंह। फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आता था तो वहां मुझे नीतीश कुमार जी मिलते थे। उससे आगे बढ़ता था तो साइंस कॉलेज आता था, वहां सुशील मोदी मिलते थे, और उसके बाद आगे जाता था पटना कॉलेज तो रविशंकर प्रसाद मिलते थे। यह है बिहार का राजनीतिक गौरव, जिसको समझना चाहिए। यह है बिहार ने दिया हुआ। इसलिए मित्रों, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने मिट्टी को जानो, और इसको समझ करके आप में वो ताकत है कि आप देश को दिशा देते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।